हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दक्षिण भारत के इतिहास को देखने वाले हैं। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, संगम वंश, पाल वंश, चोल वंश सारे देखे थे। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे चालुक्य वंश का। ठीक है, एक ज्ञान बिंदु का नोट्स है और आप लोग जो भी चैनल पर नए होंगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा, ताकि हमें मोटिवेशन लगातार मिलता रहे और हम लगातार अपना काम, और आपको भी इससे फ़ायदा होता ही रहेगा। तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक के रूप में तैलप द्वितीय का विवरण मिलता है, जिन्होंने राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर चालुक्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी मानेकशेट थी। कालांतर में सोमेश्वर प्रथम, जो 1043 ईस्वी में शासक बना, अपनी राजधानी मानेकशेट से कल्याणी में स्थानांतरित की। सोमेश्वर प्रथम चोल शासकों से लगातार पराजित होने के कारण तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, अब देखते हैं सोमेश्वर द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो सोमेश्वर द्वितीय का याद रखिए 1068 से 1076 तक था। उतना कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, इसलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं याद रखना है। अब देखते हैं विक्रमादित्य षष्ठ है विक्रमादित्य सिक्स। इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, इसने राजकवि बिल्हन थे, जिन्होंने विक्रमांक देव चैत्य की रचना किया था, एवं विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किया था विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में। अंतिम शासक इसका सोमेश्वर षष्ठ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बेंगी के चालुक्य। इस वंश के संस्थापक जो थे विष्णुवर्धन थे। बेंगी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। इनकी राजधानी बेंगी थी। इस वंश का सबसे महान शासक विजयादित्य तृतीय था और इसके सेनापति पंडरंग था। तो ये सब का खाली आप संस्थापक याद रखिएगा और इनकी राजधानी कहाँ थी वो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं पाल वंश। पाल वंश जो है आपका 750 से 1150 ईस्वी तक। अब इसमें ग्रंथ है कुछ, उसको देखते हैं। दायभाग जिमुत वाहन है इसका रचना। ठीक है, रामचरित, संध्याकर नंदी, लोकेश्वर शतक, वज्रदत्त। पाल शासक जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके संस्थापक गोपाल थे। गोपाल ने उदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, उत्तराधिकारी इसका पुत्र धर्मपाल हुआ, जो 770 से 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल कन्नौज में संघर्ष में उलझा रहा। इन्होंने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर अपने संरक्षण में चक्रायुध को वहाँ का शासक बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गुजराती कवि सोटदल ने इन्हें उत्तरापथ की स्वामी की उपाधि दिया था। कौन? सोटदल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तथा सोनपुर महाविहार की स्थापना भी करवाया था। पाल वंश का अगला शासक हुआ देवपाल। इन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल किसको राजधानी बनाया था? मुंगेर को, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था और इंद्र तृतीय के शासनकाल में जो है अलमसूदी भारत की यात्रा पर आया था। इन्होंने पाल वंश को रूहमा कहकर संबोधित किया था। कौन? यात्री सुलेमान जो था ना, अरब यात्री, वही पाल वंश को रूहमा कहकर संबोधित किया था। देवपाल के पश्चात विग्रहपाल, नारायणपाल, राज्यपाल, गोपाल द्वितीय और विग्रहपाल द्वितीय शासक बना था। इन लोग उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, इसलिए इनके बारे में उतना जानकारी नहीं रखना है। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में पालों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। महिपाल ने बौद्ध भिक्षु अनीशा के नेतृत्व में एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। ठीक है, अब पाल वंश के अंतिम शासक के रूप में मदन पाल का विवरण मिलता है। मदन पाल का। अब हम लोग देखते हैं सेन वंश। ठीक है, तो पाल वंश के पतन के पश्चात बंगाल में सेन राजवंश की स्थापना हुई। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राद नामक स्थान पर की। इसकी राजधानी नवद्वीप थी। सामंत सेन का उत्तराधिकारी विजय सेन था, जो सेन वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने परमेश्वर, परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। विजय सेन जो था शैव धर्म का अनुयायी था। उन्होंने देवपाड़ा में प्रभुनेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। देवपाड़ा प्रशस्ति, जिसकी रचना कवि धोई ने किया था, इससे हमें विजय सेन के विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह उल्लेख है कि विजय सेन ने नेपाल एवं मिथिला राज्य को पराजित किया था। ठीक है, अब देखते हैं विजय सेन की उपलब्धियों से प्रभावित होकर भी हर्ष नामक कवि ने उसकी प्रशंसा में विजय प्रशस्ति काव्य की रचना किया था। अब देखते हैं भल्लाल सेन। यह विजय सेन का उत्तराधिकारी था। यह एक विद्वान शासक था तथा विद्वानों को संरक्षण देता था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भल्लाल सेन ने किया था।
अद्भुत सागर का पूर्ण रूप लक्ष्मण सेन, अद्भुत सागर का पूर्ण रूप लक्ष्मण सेन ने दिया था। अब देखते हैं बल्लाल सेन ने बंगाल में जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय प्राप्त है। उसे बंगाल के ब्राह्मणों और कायस्थों में कुलीन प्रथा का प्रवर्तक माना जाता है। बल्लाल सेन जो है शैव धर्म को मानता था। इन्होंने भी परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण किया था। अब इसके अगला शासक कौन है? लक्ष्मण सेन। भल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन हुआ। इन्होंने बंगाल के प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट ही अन्य राजधानी लखनऊती को स्थापना किया था। लक्ष्मण सेन याद रख सकते हैं, ल से लक्ष्मण सेन और ल से लखनऊती, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जिधर जो था उसका दरबारी कवि था, जिधर जो था उसका दरबारी कवि था। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। लक्ष्मण सेन गढ़वाल शासक जयचंद्र को पराजित किया था। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत का प्रचलन किया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने लेख हिंदी में लिखवाया था। इसकी राजभाषा संस्कृत थी। अंतिम शासक केशव सेन था। अंतिम शासक कौन था? केशव सेन था, ठीक है। अब कश्मीर के राजवंश हम लोग देखते हैं, ठीक है। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में जानकारी हमें कलहन के राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी एक संस्कृत साहित्य है जिसमें क्रमबद्ध तरीका से इतिहास लिखने का पहली बार प्रयास किया गया। कलहन की राजतरंगिणी में कुल 8 तथा लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले 3 तरंग से कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से छठे तरंग में कारकोट एवं उत्पल वंश का उल्लेख है और 7वें एवं 8वें में लोधर वंश का उल्लेख है, ठीक है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कलहन ने पक्षपात रहित होकर राजा के पुण्य दिवसों का वर्णन किया है, ठीक है। कश्मीर पर शासन करने वाले वंश इस प्रकार हैं। पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश और चौथा कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, ठीक है। तो कारकोट वंश जो है 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किया था, ठीक है। अब देखते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग इनके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था। दुर्लभ वर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभक शासक बना। दुर्लभक के बाद चंद्रपीड़ नामक शासक बना जो एक न्यायप्रिय शासक था। तत्पश्चात तारापीठ शासक बना। कलहन ने इसे क्रूर एवं निर्भयी बताया है, ठीक है, निर्दयी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीठ था। इन्होंने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का भी निर्माण करवाया था। मुक्तापीठ कन्नौज शासक यशोवर्मन को पराजित किया था जो कि उसकी क्या थी? सबसे बड़ी जीत थी। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीठ हुआ जिसका निधन 810 ईस्वी में हो गया। इनके निधन के साथ ही इस वंश के शासन की क्या हुआ? समाप्ति हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश के शासन की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इस वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था। इन्होंने अवंतीपुर नामक नए नगर की स्थापना किया। इनके अभियंता शूरभ ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दीघा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई थी। 1003 ईस्वी में रानी के मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। लोहार वंश, इस वंश के संस्थापक संग्राम राज था। इसके बाद कौन हुआ? अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी, ठीक है। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसको कहते हैं? हर्ष को। इसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह हुआ। इन्होंने अपने शासनकाल में यवनों को पराजित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है कि कलहन ने राजतरंगिणी की रचना जय सिंह के काल में किया था और इसी के साथ राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। 1329 में कश्मीर तुर्कों के अधीन हो गया था। 1329 में जो है कश्मीर किसके अधीन? तुर्कों के अधीन।
कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक जैन उल आबिदीन हुआ, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन उल आबिदीन को क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर। अब हम लोग देखते हैं राजपूत वंश। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी के पश्चात अधिकांश राजवंश राजपूत थे, इसलिए 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल माना जाता है। राजपूत काल कब से कब तक? 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। अब देखते हैं कि अजमेर में कौन सा था? चौहान वंश। दिल्ली में तोमर वंश और जेजाभुक्ती चंदेल वंश। त्रिपुरी में कलचुरी वंश और कन्नौज में था आपका गढ़वाल वंश। गुजरात में चालुक्य या सोलंकी। मालवा में आपका परमार वंश था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रचलित है। कुछ विद्वान इसे भारत में रहने वाली एक जाति मानते हैं तो कुछ उन्हें विदेशियों की संतान मानते हैं। कुछ विद्वान राजपूतों को आपू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यह सिद्धांत चंद्रबरदाई की पृथ्वी राजरासों पर आधारित है। ठीक है, अब गुर्जर प्रतिहार वंश देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। प्रतिहारों के अभिलेखों में इन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। इस वंश के संस्थापक के रूप में नागभट्ट प्रथम का विवरण मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति में उसे मलेच्छों अरबों नाशक बताया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं वत्सराज। वत्सराज जो था एक शक्तिशाली शासक था, जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया तथा पाल वंश के शासक धर्मपाल का पराजित किया, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव पराजित हो गया। नेक्स्ट है वत्सराज की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था। मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। मिहिर भोज प्रथम विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के सम्मान में आदि बराह एवं प्रभास जैसी उपाधि धारण की। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा उसके ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मिहिर भोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रथम शासक बना। इन्होंने राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को पराजित किया। महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करता था, जो उसका राजगुरु था। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण आदि ग्रंथों की रचना किया है। ठीक है, नेक्स्ट शासक है आपका महिपाल प्रथम। इसके शासनकाल में बगदाद यात्री अल मसूदी राजा को बौरा कहकर पुकारता था, जो संभवतः आदि बराह का अशुद्ध उच्चारण है। अंतिम शासक यशपाल गढ़वाल के कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का क्या किया? अंत कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्नौज का गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश। ठीक है, तो गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। चंद्रदेव ने कन्नौज के गढ़वाल वंश की स्थापना किया। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। इन्होंने अपनी राजधानी वाराणसी को बनाया था। अब देखते हैं प्रमुख शासक। गोविंद चंद्र जो है गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। वह स्वयं विद्वान शासक था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। लक्ष्मीधर जो है गोविंद चंद्र का शांति एवं युद्ध मंत्री था। वह शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इन्होंने कृत्य कल्परू नामक ग्रंथ की रचना किया है। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जीन विहार बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्या आपका जयचंद। ठीक है, जयचंद। तो इस वंश के अंतिम शासक के रूप में जयचंद का विवरण मिलता है। जयचंद ने संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया, जिसने नौशाद चरित्र एवं खंडन खंड की रचना किया। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संजोगिता का अपहरण कर लिया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ तथा मारा गया। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन को क्या किया? समाप्त कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका शाकंभरी का चौहान वंश। 7वीं शताब्दी में वासुदेव तथा स्थापित शाकंभरी के चौहान राज्य का इतिहास में विशेष स्थान है। इस वंश के विषय में जानकारी हमें विग्रह राज द्वितीय के हर्ष प्रशस्तर अभिलेख से मिलता है। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में
बागपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, बागपतिहाज। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख शासक अजय राज। अजय राज 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक था। इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया था। अजय राज का उत्तराधिकारी अर्नोराज एक महत्वपूर्ण शासक था। उसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को क्या किया, पराजित किया। अब नेक्स्ट है आपका विग्रहराज अथवा विशलदेव। विग्रहराज अथवा विशलदेव। विशलदेव की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता समाप्त करके उन्हें अपना बनाना था। विशलदेव ने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, विशलदेव ने अजमेर में सरस्वती का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। ठीक है, प्रसिद्ध मंदिर। इनके दरबार में सोमदेव रहता था, जिन्होंने कथा सरित सागर एवं ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ की रचना किया है। अब नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो है अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली का नवनिर्माण किया था। अब तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई तराइन का प्रथम युद्ध में। अब देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और बंदी बना लिया गया तथा कुछ समय बाद उनको निधन हो गया। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किया है। ठीक है, जयानक ने पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत काव्य की रचना थी। ठीक है, अब देखते हैं कालांतर में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली तथा अजमेर पर आक्रमण करके चौहानों की सत्ता का अंत कर दिया। अब जेजाभुक्ति का चंदेल वंश है। जेजाभुक्ति उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। नन्नु के पौत्र जय शक्ति अथवा जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाभुक्ति कहलाया। प्रमुख शासक यशोवर्मन। यह एक साम्राज्यवादी शासक था। इन्होंने मालवा, चेदी और महाकोसला को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। यशोवर्मन ने खजुराहो का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। अब धंगदेव। धंग यशोवर्मन का पुत्र था। इन्हें प्रतिहार से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कालिंजर को बनाया। इन्होंने ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, जो कि उसकी प्रमुख विजय थी। इन्होंने भटिंडा के शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता प्रदान किया था। धंग ने खजुराहो में जिननाथ, बिखनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है आपका कि धंग के शासनकाल में निर्मित खजुराहो का विख्यात मंदिर स्थापत्य कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। धंग के बाद उसका पुत्र गंगदेव राजा हुआ। ठीक है, अब देखते हैं विद्याधर। विद्याधर गंगदेव का पुत्र था, जो चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। विद्यासागर ने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया, क्योंकि वह महमूद गजनवी से युद्ध करने के बजाय भाग खड़ा हुआ। विद्यासागर ने मालवा के परमार शासक भोज तथा कलचुरी शासक गंगदेव को पराजित कर उसने अपने अधीन कर लिया। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादित्य था, अथवा परमल जिसको कहते हैं, परमल। ठीक है, इसका दूसरा नाम परमल भी है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर मोहवा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर पर अधिकार कर लिया। अंततः 1205 ईस्वी में चंदेलराज दिल्ली में मिल गया। मालवा का परमार वंश। परमार वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में नर्मदा नदी के उत्तर मालवा क्षेत्र में उपेंद्र अथवा कृष्णराज ने किया। इस वंश के शासक प्रारंभ में प्रतिहारों के सामंत थे। परमार वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में सियक अथवा श्रीहर्ष का विवरण मिलता है। परमारों की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी, जो बाढ़ में विलीन हो गया बाढ़ के कारण। प्रमुख शासक बागपति पुंज। मालवा में परमारों की शक्ति का उदय बागपति पुंज के समय में प्रारंभ हुआ। इन्होंने धार में मूंज सागर झील का निर्माण करवाया। मूंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधि धारण किया था। ठीक है, कोपेम। दानपत्र से पता चलता है कि इन्होंने हूनों को पराजित किया था। इनके दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक तथा छल्लायुद्ध जैसे विद्वान रहते थे।
अब नेक्स्ट है राजा भोज। इस वंश के एक महान शासक के रूप में राजा भोज का विवरण मिलता है। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने तुर्कों को पराजित किया तथा धार को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया था। राजा भोज ने बब शाहंशाह अर्थात नव विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। भोज अपनी विद्वान के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर आयुर्वेद सर्वसव तथा स्थापत्य शास्त्र पर सम्रांग सूत्रधार ग्रंथ की रचना किया, जो उल्लेखनीय है। भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नामक नगर बसाया तथा भोजसर नामक एक तालाब भी बनवाया था। अब गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी। अब देखते हैं गुजरात का चालुक्य अथवा सोलंकी। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इन्होंने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अन्हिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। प्रमुख शासक देखते हैं भीम प्रथम। भीम प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण कर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में। अब नेक्स्ट है आपका, भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को पत्थर से निर्मित करवाया, जो पहले लकड़ी और फिर ईंटों द्वारा निर्मित था। भीम प्रथम के सेना नायक विमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर से संबंधित एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर का पुनर्निर्माण कुमारपाल ने भी करवाया था। नेक्स्ट है आपका शासक जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र इनके दरबार में रहते थे। सिद्धराज जो था शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को? शैव धर्म को। इन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर बनवाया था। इन्होंने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया, जहां उसने हाथियों पर आरूढ़ अपने 7 पूर्वजों की मूर्तियों को प्रतिष्ठापित करवाया था। अब देखते हैं कुमारपाल। कुमारपाल को जैन आचार्य हेमचंद्र ने जैन धर्म से दीक्षित किया। इन्होंने परम अहर्त की उपाधि धारण किया तथा संपूर्ण साम्राज्य में अहिंसा के सिद्धांत को लागू किया। कुमारपाल ने सोमनाथ के मंदिर को अंतिम रूप से पुनर्निर्माण करवाया तथा जैन आचार्य हेमचंद्र के साथ सोमनाथ मंदिर में शिव की अर्चना किया। अब अजयपाल। अजयपाल जो है कुमारपाल का उत्तराधिकारी था। शैव एवं जैन धर्मावलंबियों के मध्य गृहयुद्ध हुआ। मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को हराया था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी के गुजरात आक्रमण को क्या किया? विफल कर दिया 1178 ईस्वी में। 1198 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर आदिलबाड़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अब गुप्तोत्तर कालीन अन्य राजवंश। गौड़ जो था बंगाल का प्रमुख राजवंश था। गौड़ बंगाल का प्रमुख राजवंश। शशांक गौड़ वंश का प्रमुख राजवंश था। शशांक हर्षवर्धन का समकालीन भी था। शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का क्या किया? वध किया। शशांक के निधन के पश्चात गौड़ का क्या हुआ? निधन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि शशांक के निधन के पश्चात गौड़ का निधन हो गया था। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवाकर उसकी जड़ों में क्या किया? आग लगवा दिया। बल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने किया। ये गुप्तों के अधीन सामंत थे। इन्होंने गुप्त वंश के पतन का लाभ उठाकर क्या किया? सोम को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और बल्लभी को अपनी क्या बनाया? राजधानी। बल्लभी जो था बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कलचुरी वंश इस वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी को बनाया। कलचुरी संभवतः चंद्रवंशीय क्षत्रिय था। गंगेय देव इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 1181 आते आते इस वंश का क्या हुआ? पतन हो गया। इस वंश के शासक त्रकुंटक संवत का प्रयोग करता था, जो 248 से 249 में प्रचलित हुआ था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक राजा अनंत वर्मा चोडगंग था। इन्होंने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का भी निर्माण करवाया था। पूर्वी गंग वंश द्वारा निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भी विश्व विख्यात है। इस वंश की राजधानी कलीनगर, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। अब नेक्स्ट देखते हैं काकतीय वंश। इस वंश के शासक चालुक्य के सामंत थे। इस वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था। इन्होंने नलकोंडा में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमरकोंड थी। इस वंश के सबसे योग्य एवं महान शासक के रूप में रुद्र प्रथम का विवरण मिलता है।
जिन्होंने अपनी राजधानी वारंगल को बनाया। रुद्र प्रथम के बाद महादेव प्रथम गणपति शासक बना। गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इसके काल में मोटुपल्ली सबसे प्रमुख बंदरगाह था। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। कौन था? प्रताप रुद्र। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग होयसल वंश। होयसल वंश देवगिरी के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था, इसलिए इस वंश के राजाओं ने अपने को यादव कुलतिकाय कहा। यादव कुलतिकाय। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया। इस वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक बीरबल्लाल तृतीय था, जिसे मल्लिक काफूर ने हराया था। अब यादव वंश है। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम ने किया था। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सिंघन था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब देखते हैं शंकराचार्य या शंकर। ठीक है, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसे नव ब्राह्मणवाद कहा जाता है। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कल्लादी नामक गांव में हुआ था। 788 में। इनके पिता का नाम सिकारु और माता का नाम आर्यम्बा था। इनकी मातृभाषा मलयालम था, जबकि शंकराचार्य संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य ने 8 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता से आज्ञा लेकर गृह का त्याग किया। शंकराचार्य के गुरु गोविंद योगी थे, उन्होंने परमहंस की उपाधि दी। शंकराचार्य ने जो है आपका काशी में शिव की आराधना की, जहां उसे शिव का साक्षात दर्शन हुआ। इनका प्रयाग में कुभाटिल नामक विद्वान से शास्त्रार्थ हुआ था, जो मीमांसा दर्शन का साता था। कुभारिल भट्ट के कहने पर शंकराचार्य बिहार के सहरसा स्थित महिषी पहुंचा, जहां उसका शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से हुआ, जिसे मंडन मिश्र की क्या हुई? पराजय हुई थी। पुनः शंकराचार्य का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से हुआ, जिसमें संभवतः शंकराचार्य की पराजय हुई। इन्होंने अद्वैत दर्शन की स्थापना की। अद्वैत दर्शन की स्थापना कौन किया था? शंकराचार्य ने। इन्होंने प्रचंड बुद्ध तथा कष्ट बुद्ध कहा जाता है। इन्होंने 4 अलग अलग जगहों पर 4 अलग अलग मठ की रचना किया। सिंगरी मठ भारती पीठ है, पुरी में गोवर्धन पीठ है, द्वारिका में शारदा पीठ है और बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ है। ठीक है, 4 अलग अलग जगहों पर मठ की रचना किया। शंकराचार्य की मृत्यु 32 वर्ष की अवस्था में 820 ईस्वी में बद्रीनाथ के ज्योतिष पीठ में हुई थी। केरल या कक्कोलम संवत की शुरुआत 825 ईस्वी में हुई। केरल या कक्कोलम संवत। विक्रम संवत जो है आपका 58 ईस्वी पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में, हर्ष संवत आपका 611 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत 622 ईस्वी में और केरल या कक्कोलम संवत 825 ईस्वी में। ठीक है, एक लक्ष्मण संवत चलाया था, लक्ष्मण संवत। ठीक है, लक्ष्मण संवत जो कि आपका लक्ष्मण सेन ने चलाया था। कौन चलाया था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने चलाया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और आप लोग वीडियो पर जितना अधिक से अधिक हो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि हमें लगातार मोटिवेशन मिलता रहे।